तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी। मैट्रिक 2024 में जो आप परीक्षा देने वाले हैं उसकी तैयारी बहुत ईमानदारी तरीके से आप करते होंगे। तो जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि थंबनेल आप देख लिए होंगे तो पता ही चल गया होगा ना आपको कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, क्लास 10th के बायोलॉजी यानी कि पहला चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 की चर्चा होगी आज, जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण। क्या नाम है? जैव प्रक्रम पोषण का ये लेक्चर 2 होने वाला है। लेक्चर 1 में मैंने आपको समझा दिया था क्या भाई, बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में, यानी कि क्लास 10 के जो बायोलॉजी हैं उसमें हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं, किसके बाद कौन से चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर होते हैं, वह सारा कुछ आपको मैंने समझा दिया है। आप जाकर उन वीडियो को पहले देखकर पहले पाठ्यक्रम को समझिए, पहले सिलेबस को समझने का प्रयास कीजिए। तो आपको स्वागत है हमारे इस चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बड़ी मेहरबानी आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक करें हर वीडियो को। और जहां तक हो सके आप मेरे इस चैनल के लिंक को पहुंचाए, ग्रुप में डालें, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जहां भी आपका दोस्त हैं जो लोग मैट्रिक के प्रिपरेशन में लगे हैं उन सभी तक इस लिंक को प्रोवाइड कराएं। चलिए देर ना करते हुए चैप्टर का आगाज किया जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम पोषण, बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। जी हाँ, चलिए बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। क्या होता है ये लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम होता है क्या आपको इसका परिभाषा याद है? क्या आपने कभी जैव प्रक्रम का नाम सुना है? नहीं, आप मत घबराइए, आपको मैं बायोलॉजी में रुचि पैदा कर दूंगा और इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में अगर आपको एक भी सवाल अगर इससे छूट जाए तो फिर आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर मैंने ये टॉपिक को नहीं पढ़ा, जो कि हमारा एग्जाम में इसका मैंने आंसर नहीं दे पाया। ऐसा आपको कभी मौका नहीं मिलेगा कहने के लिए। आप मेरे साथ हर एक लेक्चर को सुने, उसका पूरा नोट्स तैयार करें, कॉपी कलम लेकर बैठे और मेरे साथ बने रहें। आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है और आपको 2024, जी हाँ 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपका नंबर 95+, जी हाँ बच्चे 95% प्लस होने जा रहा है। आपका नंबर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 95% प्लस होने जा रहा है, 95% प्लस। जी हाँ, चलिए बात करते हैं देर ना करते हुए, लाइफ प्रोसेस क्या है, यानी कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, यानी जैव प्रक्रम होता क्या है। पहला चैप्टर हमारा, आगाज करते हैं इसका। लिखा है परिभाषा में कि वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। यानी कि जीवों का, किसका? देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा है जीवों, यानी कि जीवों का, मुर्दों का नहीं, निर्जीवों का नहीं, जीवों का अनुरक्षण होता है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है, अनुरक्षण होता है। मतलब बताइए कि एक जीव को जीने के लिए, अपने लाइफ को अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं भाई? खाना खाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। हम लोग सांस लेते हैं, वो हमारा जैव प्रक्रम कहलाता है। हम उत्सर्जन करते हैं, वो हमारा जैव प्रक्रम कहलाता है। परिवहन होता है, वो हमारा जैव प्रक्रम कहलाता है। तो कहने का मतलब एक जीव को सुचारू रूप से उसके शरीर को चलाने के लिए श्वसन का होना ज़रूरी है, पाचन का होना ज़रूरी है, परिवहन का होना ज़रूरी है, उत्सर्जन का होना ज़रूरी है। श्वसन, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है कि नहीं है। उसके बाद पाचन करते हैं हम लोग, खाना जब खाते हैं तो वह खाना शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक जाता है। भाई खाना पचेगा तभी तो जाएगा। उसके बाद परिवहन, हमारे शरीर में जो खाना पचा वह खाना बॉडी के प्रत्येक सेल्स तक जाते हैं। फिर हमारा उत्सर्जन, जो अपशिष्ट मटेरियल बने हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर बने हैं, जो मल बना है, जो पसीना है, जो हमारे आंसू है, जो लार है, उन सब को हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं उत्सर्जन। तो हमारा श्वसन, पाचन, परिवहन, उत्सर्जन सब का सब क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। तो एक जीव को उसके लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए सारा कुछ का होना जरूरी होता है। तो आपको ये बातें समझ में आई?
आपको ये बात समझ में आई? अगर आप इन बातों से सहमत हैं, अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो आप मेरे चैनल पे जल्दी जल्दी जितने भी वीडियोस हैं उन सबको लाइक कीजिए। अगर आप इन चीज़ों से, इन बातों से सहमत है, मेरे पढ़ाने से अगर आप सहमत है, आपको अच्छा लगा, ये बात आपको समझ में आई, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ इसे शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होता है। बचपन से पढ़ते आते हैं, ये कोई छोटी बातें नहीं है, ये बहुत मोटी बातें हैं। सजीव और निर्जीव में आज भी लोगों को अगर कहा जाए कि 10 अंतर लिखिए तो वो नहीं लिख पाएंगे। सजीव और निर्जीव में थोड़ा सा अंतर को समझते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा इधर। हमको पता है, बचपन से पढ़ते आते हैं कि सजीव वे वस्तुएं होते हैं, सजीव वे वस्तुएं होते हैं जिसके अंदर जान होती है, जो वृद्धि करता है, जो गति करता है, जिसमें जैविक क्रियाएं होती है, उसे हम सजीव कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों को तो पूरा याद है परिभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सजीव क्या है? तो सजीव और निर्जीव में कुछ अंतर यहाँ पर हमने लिखा है, जरा ध्यान देंगे इधर। सजीव, तो सजीव का शारीरिक आकार बदलता रहता है। शारीरिक आकार, सजीव का आकार बदलते रहता है। भाई हम सजीव हैं, आप सजीव हैं, इस धरती पर और भी जीव सजीव हैं, जानवर हैं, तो ये सबों का आकार बदलता है कि नहीं? हमारी हाथें बचपन में छोटी थी, लंबी हो गई, आँख छोटा था, बड़ा हो गया, कान बड़े हो गए, शरीर का आकार बढ़ गया, मोटाई बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई, हर कुछ बढ़ता है। ये वृद्धि हुई कि नहीं हुई? शरीर का आकार बदला कि नहीं बदला? जी हाँ, ज़रूर बदला। लेकिन अगर हम बात करें किसी निर्जीव पदार्थों की, जैसे कि आपके अपने घर के अड़ोस पड़ोस के अंदर बहुत सारे निर्जीव पदार्थ देखने को मिलता होगा। आपके पास जो मोबाइल है जिसमें आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी तो निर्जीव हैं। जी हाँ, ये भी निर्जीव हैं। अगर आप हेडफोन लगाकर या नेकबैंड का यूज कर रहे हैं, वो भी तो आपका निर्जीव है। क्या आपका मोबाइल कुछ दिन पहले छोटा था, आज बड़ा हो गया? क्या वो छोटा हो गया? नहीं, वो नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो निर्जीव पदार्थ है। तो निर्जीव के शरीर का आकार नहीं बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें यानी सजीव में जैविक क्रियाएं होती है, सजीव में जैविक क्रियाएं होती है। जी हाँ, जैविक क्रियाएं होती है, और निर्जीव में जैविक क्रियाएं नहीं होती। निर्जीव में जैविक क्रियाएं नहीं होती है, सजीवों में जैविक क्रियाएं होती है। चलिए अगला बात करते हैं, नंबर 3। सजीवों में प्रजनन करने की क्षमता होती है। सजीवों में प्रजनन की क्षमता होती है, रिप्रोडक्शन करता है। ये एक अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए करता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, तो सजीवों में प्रजनन करने की क्षमता होती है, निर्जीवों में प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती। चलिए आगे बढ़ें, नंबर 4 की बात करते हैं। सजीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जी हाँ बच्चे, आपको मैं याद दिला दूं कि सजीव को भोजन करने की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? आप लोग खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जी हाँ, ज़रूर खाते हैं। क्या खाते हैं भाई? चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, यही खाते हैं? नहीं, चावल, दाल, रोटी, ये खाना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर सजीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो भोजन भी करता है और जीने के लिए श्वसन के रूप में ऑक्सीजन भी लेता है। जी हाँ, आगे बढ़ें। चलिए इसमें देखते हैं कि निर्जीवों को भोजन एवं ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी भी अपने मोबाइल को एक रोटी खिलाया है? क्या उसको दूध पिलाया है? जी नहीं, वो नहीं पी सकता, क्योंकि वो क्या है? निर्जीव है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट लिखा है कि इनका शरीर, यानी कि किनका शरीर? सजीव का शरीर। इनका शरीर कोशिकाओं से बने होते हैं। जी हाँ, इस दुनिया में जितने भी जीव हैं उनका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर निर्मित होते हैं। यानी हमारा जो शरीर, आपका शरीर, इस धरती पर रहने वाले हर जीवों का शरीर सेल्स के बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। जी हाँ, कोशिकाओं से बने होते हैं। इसीलिए सजीवों का शरीर कोशिकाओं के बने हैं एवं निर्जीवों का शरीर कोशिकाओं के नहीं बने होते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सजीव में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप अपने को मानिए, हमको मान लीजिए। भाई हम भी सजीव हैं, आप भी सजीव हैं, मानव सजीव होते हैं। उसके बाद इस धरती पर रहने वाले जानवर, जानवर में बहुत सारे जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े,
है कि नहीं है? कीड़े मकोड़े नहीं हैं, कीट पतंग ये सारे के सारे सब क्या हैं? सजीव हैं, सजीव हैं, सजीव हैं। और निर्जीव की बात करें तो सूखा लकड़ी। ये सूखा लकड़ी मैंने क्यों कहा? क्योंकि भाई जो पेड़ होते हैं हरे भरे, वो पेड़ हमारा निर्जीव नहीं है, वो तो सजीव है। जी हाँ, कभी भी कस के नहीं बोलिएगा कि जो हमारा पेड़ पौधा होता है वो निर्जीव होता है। जी नहीं, जी नहीं, बहुत बड़ा अपराध है बोलना ये चीज़ें। नहीं बोल सकते आप लोग, हम नहीं बोल सकते भाई। सजीव है कौन? हरे पेड़ पौधे सजीव होते हैं। जी हाँ, सूखा लकड़ी जिसको मैंने तोड़ लिया वो निर्जीव है, इसलिए मैंने सूखा लकड़ी लिखा। पठार, चट्टान, आदि। आदि मतलब घर की आदि नहीं, आदि मतलब इत्यादि, और भी हो सकते हैं इसके आगे। चलिए आगे बात करें। इतनी बातें आपको क्लियर है? क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? सजीव और निर्जीव में अंतर समझ में आ गई? चलिए बताइएगा जल्दी जल्दी फटाफट। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक कीजिए। और जहां मेरे बारे में या मेरे चैनल के बारे में जिसको नहीं बताए हैं, जल्दी से उन लोगों को बताइए, खबर कीजिए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें तो आगे हम बात कर लेते हैं अब कोशिका के बारे में। चलिए बात करते हैं कोशिका के बारे में। आखिर हमने बताया आपको कि जीवों का शरीर यानी कि जो सजीव होते हैं उनका शरीर कोशिकाओं के बने होते हैं। जी हाँ, इसका मतलब कोशिका होता है क्या? इसकी परिभाषा की बात कर लें तो सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, यहाँ पर दो वर्ड लिखे हैं, आपको ध्यान देना है। एक संरचनात्मक, दूसरा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जी मेरे प्यारे बच्चों, सेल कहा जाता है। सेल यानी कि सभी जीवों का मतलब समझ रहे हैं? इस दुनिया में, इस धरती पर इस रहने वाले हर जीव, उनका शरीर की बात हो रहा है। जी हाँ, सभी जीवों की संरचनात्मक यानी उसकी संरचना, हमारे शरीर की संरचना, छोटे जीवों की संरचना, बड़े जीवों की संरचना, उनका शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोला गया, यूनिट्स। एक छोटा सा चीज मिलकर हमारा शरीर का निर्माण होता है और उन इकाई को हम बोलते हैं कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ें तो हम बात करते हैं कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। अब एक बात बताइए कि जो मानव होते हैं, जो मानव हैं, जो जानवर हैं, उनका शरीर कितनी कोशिकाओं से बने हैं? भाई मनुष्य का शरीर कितने कोशिकाओं का बना हुआ है? आप क्लास 9th में अगर ईमानदारी से पढ़े होंगे तो आप मुझे एक बात बताइए कि पहला चैप्टर आपका क्लास 9th में भारतीय भवन आप उठाएंगे बायोलॉजी का, तो उसमें लिखा है साफ साफ कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है कि नहीं है? बताइए, आपने उसको पढ़ा? नहीं पढ़ा, हमको पता है आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आपको उसका टोटल बेसिक्स, इसीलिए तो हम बेसिक से लेके चल रहे हैं इसको। हम क्लास 10th का सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं आपको, बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्नों से आपका सामना सिर्फ नहीं होगा, बल्कि उसके ओवरलोडिंग आपके माइंड में जाएगा और सारा कुछ याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक्स्ट्रा क्लास मैं आपको दे रहा हूँ, बेसिक से बताया जा रहा है, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। यानी कि हमारा शरीर, मानव का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, तो उन सारी कोशिकाओं को जब हम ग्रुप बना देते हैं, अलग अलग पार्ट में बना दिए ग्रुप, जैसे नाक के अंदर अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, कान के अंदर अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, तो ये नाक के अंदर जो कोशिकाएं हैं इनका एक ग्रुप है, तो उन ग्रुप को क्या कहते हैं? उन ग्रुप को उत्तक कहते हैं। भाई कान की कोशिकाएं अलग है, जुबान की कोशिकाएं अलग है। भाई जुबान बोलने में काम करता है, स्वाद लेने में मदद करती है, कान सुनने में मदद करता है, नाक सूंघने में मदद करता है। तो नाक की कोशिकाएं अगर कान में हो जाए तो कान भी सूंघना शुरू कर देगा कि नहीं? कान की कोशिकाएं नाक में हो जाए तो नाक भी सुनना शुरू कर देगा कि नहीं? अगर नाक की कोशिकाएं जुबान में हो जाए तो जुबान सूंघना शुरू कर देगा और नाक जो है स्वाद लेना शुरू कर देगा, तो अंड बंड शरीर का ढांचा बिगड़ जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता, अलग अलग हर जगह बनाया गया, अलग अलग पार्ट के अंदर। चलिए, तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहा जाता है। टिश्यू कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा शरीर बना कैसे, ध्यान से सुनिएगा। तो कोशिका से हमारा बना है शरीर। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कोशिका से बना उत्तक। भाई अभी तो जाने हम कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, तो हमारा कोशिका जब मिला तो बना उत्तक, और जब बहुत सारे उत्तक बने तो बने हमारा अंग। अभी ना बताया आपको कि नाक में हजारों कोशिकाएं हैं और एक ही तरह की कोशिकाएं कार्य कर रही है, इसलिए नाक सूंघ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी तो बोलिए ना। हाँ,
चलिए, तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तक जब मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। ये हाथ है, ये उंगली है, ये हमारा नाक है, ये आँख है, ये आईब्रो है, ये हमारा कान है, ये पाँव है, सारे पार्ट बन गए, है कि नहीं है? अंग का निर्माण होता है। अब सारे अंग जब एक जगह फिक्स होकर सिटियोविल हो गया, यानी नाक फिक्स हो गया, आँख फिक्स हो गए, कान को यहाँ रहना था फिक्स हो गया। प्राकृतिक न जाने कितने बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, उनके डिग्री का कोई लेखा जोखा नहीं है। चलिए, उसके बाद अंग तंत्र का निर्माण होता है। हमारा उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र, और जब अंग तंत्र पूरे जगह एकदम सेट हो जाते हैं तो बन जाता है हमारा शरीर। और ये जो विशाल शरीर आपके सामने खड़ा है, ये शरीर है, आपका शरीर है। ये सारा शरीर जो बना हुआ है, इसके हर एक रग रग में बैठे हैं कोशिका। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। इसकी तुलना हम अगर बिल्डिंग से करें तो बताइए, बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे छोटा यूनिट क्या होना चाहिए? ईंट। सबसे छोटा। हमारे शरीर की सबसे छोटी चीज़ क्या है? कोशिका। उसी तरह बड़ा सा एक बिल्डिंग 4 तल्ला 5 तल्ला जो फ्लोर का होता है, उसका सबसे छोटा इकाई की बात करें तो ईंट। ईंट जो मिले उससे बन गया दीवार, दीवार मिला तो बना कमरा, कमरा अगर मिल गया तो बन गया घर, और घर से बना हमारा बिल्डिंग। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ईंट से बना क्या? दीवार। ईंट से बना दीवार, बहुत सारे दीवार जब मिल गए तो कमरा का निर्माण हो गया, और कमरा जब मिला तो घर बनाया, और घर बना तो फिर उन घर जब 1 तल्ला 2 तल्ला जो है फ्लोर बनते चला गया तो उसको हमने नाम दिया बिल्डिंग। लेकिन अगर कॉमन सी बात है, आप ज़रा सोचें कि बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे छोटा यूनिट्स क्या था, तो वो हमारा ईंट था। ईंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ईंट से ईंट बजा देना है पढ़कर, इतना अच्छा से पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते। जीवों में होने वाली प्रक्रियाएं। जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। भाई शरीर है हमारा, आप भी जीव है, मैं भी जीव, और भी अन्य प्राणी हैं हमारी धरती के ऊपर। तो उन जीवों में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, वह 2 भागों में उनको डिवाइड कर दिया गया। क्यों कर दिया गया भाई? ज़रा आप प्यार से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है इंक ज़्यादा गिर जाने के कारण ये थोड़ा गंदा हो गया है कि नहीं है? ये थोड़ा सा गंदा हो गया है। उपचयी क्रियाएं, और एक होता है अपचयी क्रियाएं। इसके बारे में अभी परिभाषा पढ़ने वाले हम लोग, आप चिंता नहीं कीजिएगा। आपका पूरा नोट्स ऐसा तैयार होने वाला है कि आपने कभी आज तक ऐसा नोट्स नहीं तैयार किया होगा। जी हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके सामने जो ये खड़ा लड़का है, ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको आसमान तक पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स 90, अभी हमने क्या कहा, 95% प्लस आपको आना चाहिए। 95-95% प्लस अंक आपको बिहार बोर्ड में आएगा। हर प्रकार के सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर करवाया जाता है आपको। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। कुछ दिन के बाद आपको एसएसटी की भी तैयारी होगी। आप चिंता नहीं करेंगे, आप मेरे साथ ही बने रहिए। चलिए आप आगे देखते हैं। जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला उपचयी क्रियाएं, दूसरा अपचयी क्रियाएं। अब ये दोनों होता क्या है, ये दोनों के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले उपचयी क्रियाएं, दूसरा है अपचयी क्रियाएं। तो उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं क्या होते हैं, जरा उसकी परिभाषा पर नज़र डालिए और समझने का प्रयास कीजिए। जरा देखिएगा इधर कि उपचयी क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, उपचयी क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण होता है क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए जो है अपना खाना बनाते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब होती है तो उसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई? वो करते क्या है कि सरल कार्बनिक पदार्थ को लेते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि सरल कार्बनिक पदार्थ मतलब सिंपल सा कोई पदार्थ लेते क्या है, तो वो लेते हैं CO2 गैस।
जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो कौन सी गैस लेते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और हम आपको जानकारी दे दें कि CO2 गैस वायुमंडल के अंदर कितना प्रतिशत है? तो 0.03%। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। चलिए बात करते हैं, CO2 ग्रहण किया कौन? हमारे पेड़ पौधे, ठीक है। और जैसे ये लेता है CO2 लेते हैं, खनिज लवण जल लेते हैं, उसके बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की प्रकाश लेते हैं, अपना खाना बनाते। तो खाना बनता क्या है भाई? खाना बनता है ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। ये हमारा ग्लूकोज होते हैं पौधों का, यानी कि पेड़ पौधों का खाना है। अब बताइए कि लिया छोटा चीज़, बनाया बड़ा सा अणु, तो हुआ कि नहीं? सरल से जटिल हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ऐसे क्रिया को हम बोलते हैं उपचयी क्रिया है। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में उपचयी क्रियाएं कौन सी है, निम्नलिखित में उपचयी क्रियाएं कौन सी है, भाई वहाँ पर लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप वहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपको क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव के अंदर कि निम्नलिखित में उपचयी क्रियाएं कौन सी है, तो कहेंगे हम लोग जो सरल से जटिल की तरफ होता है, जो सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल की तरफ जो होती है क्रियाएं, उसको हम कहते हैं उपचयी क्रियाएं। उसके बाद नंबर 2, यहाँ पर अपचयी क्रियाएं लिखी हुई है। अपचयी क्रियाएं क्या होता है? तो भाई यहाँ पर सरल से जटिल में हो रही है, तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित हो जाता है, विखंडित, टूट जाता है, फूट जाता है, अपचयी क्रियाएं कहलाता है। जैसे कि शोषण, जैसे कि पाचन। बात समझ में आई? इसमें शोषण और पाचन में क्या होता है, ऐसे हम शोषण और पाचन चैप्टर में अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि वैसी क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, जी हाँ, जटिल कार्बनिक मतलब कठोर पदार्थ, मजबूत पदार्थ टूटकर और एक सरल यानी सिंपल पदार्थ में विखंडित हो जाता है, वह टूट जाता है, चेंज हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं अपचयी क्रियाएं। और ये होता है, ये कब होती है अपचयी क्रियाएं? श्वसन के दौरान होती है। भाई पाचन करते तो नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा रोटी खाते हैं हम लोग तोड़ तोड़ के, चावल खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, उसके बाद मीट खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मांस हम लोग है ना भाई, हम लोग सर्वाहारी जीव है, जो मनुष्य होते हैं वह सर्वाहारी जीव होता है। तो इतना मोटा मोटा यानी मजबूत जटिल पदार्थ खाते हैं, और शरीर में जाने के बाद हम छोटा छोटा टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, फिर धीरे धीरे पाचन होती है, तो यानी कि वो अपचयी क्रियाएं हो गई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर ही है जैव प्रक्रम पोषण, उसमें का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पोषण। ऐसे जितने भी चीज़ें चल रही थी ये सब उससे रिलेटेड था। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये बेसिक, वहाँ तक पहुँचने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ही इंपॉर्टेंस था, इसलिए आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषण क्या होता है? तो पोषण एक विधि का नाम है। पोषण जो है वह एक विधि है जिसमें कोई जीव जो है पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। जैसे कि लिखा यहाँ पर कि वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। यानी पोषण की परिभाषा कैसे देंगे? कहेंगे पोषण वैसी विधि है, यानी वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषण कहलाता है, बात करते हैं आगे पोषक तत्वों की। यहाँ पर जो हमारा परिभाषा है उसमें पोषक तत्व की बात हुई है। भाई पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो हम खाना खाते हैं, रोटी चावल दाल सब्जी खाते हैं कि नहीं खाते? और भी अन्य प्रकार के सामान फल फ्रूट्स खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो बताइए, जो भी हम खाना खाते हैं या मनुष्य जो खाना खाता है, तो खाना में आखिर मिलता क्या है हमको? तो जो भी खाना हम खाते हैं उसमें हमको क्या क्या चीज़ मिलती है? तो मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, वसा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, खनिज लवण जल का निर्माण होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमको क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलती है, वसा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, खनिज लवण मिलता है। चलिए अब ये होता क्या है ज़रा इसको हम बात करें। भाई कार्बोहाइड्रेट हमको क्यों ज़रूरी, शरीर को कार्बोहाइड्रेट का क्या करना भाई, करना है, क्या करना है, देखिए कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है भाई, शरीर में ऊर्जा का निर्माण होना। भाई हम खाना खाएंगे तभी तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अब कार्बोहाइड्रेट भाई मिलेगा क्या चीज़ से, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है ज्वार खाने से, मक्का खाने से, आलू खाने से, केला खाने से, ये सबसे हमको मिलती है कार्बोहाइड्रेट। और आपको मज़े की बात ये बता दूं मैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा जो हमको मिलता है वह चावल में मिलता है। जितने भी मीठे चीज़ खाते हैं हम लोग उससे हमको कार्बोहाइड्रेट की भरपाई शरीर में एकदम मस्त तरीके से होता है कि नहीं है। चलिए तो बताइए कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी शरीर को, एकदम पड़ी सर, 100% पड़ा। कैसे, तो शरीर में भाई ऊर्जा तो चाहिए कि नहीं। अब हम खाना खाएं कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो क्या हम अपने शरीर को हिला पाएंगे, दौड़ा पाएंगे, काम करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ते 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 नींद आ जाएगी और रात भर पन्ना जो है पलटते रह जाएंगे और कुछ नहीं सीखेंगे, एकदम सफा चट हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2, वसा की बात करते हैं। वसा, भाई वसा की क्या ज़रूरत हमारे बॉडी को, तो वसा की बहुत ज़रूरत है। कैसे, क्या करता है ये वसा, तो वसा गर्मी एवं ऊर्जा प्रदान करती है। क्या हमारा शरीर सिर्फ ठंडा ही रहेगा, नहीं सर, हमारे शरीर को गर्मी भी चाहिए, हमारे शरीर को ऊर्जा भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए। अभी तो गर्मी का यूँ ही मौसम चल रहा है तो गर्मी तो ऑटोमेटिक ही जाती है, लेकिन हमारे ठंडा के मौसम में भी गर्मी, शरीर को गर्मी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर हमारा शरीर सिर्फ एक टेम्परेचर में रहे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम चले जाएंगे दुनिया छोड़कर। इसलिए इसका कार्य क्या होता है, तो गर्मी एवं ऊर्जा का प्रदान करना। इसका स्रोत यानी कि ये वसा हमको मिलती कहाँ से, क्या खाएंगे तो वसा मिलेगा। उसके स्रोत है वनस्पति तेल, जितने भी तेल वाला सामान खा लो आपको वसा मिल जाएगा। मूंगफली खाओ भाई, सरसों का तेल हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं, खाते हैं। सोयाबीन खाते हैं कि नहीं, सोयाबीन वाला जो तेल होता है, नारियल होते हैं, ये सारे कुछ जो है नारियल का तेल जो होता है, उन सभी चीज़ों से हमें क्या मिल जाती है भाई, वसा मिलता है तो गर्मी आ जाती है। भाई कार्बोहाइड्रेट मिला, शरीर में एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ें, नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रोटीन। अब हमारे बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता भी होती है। जी हाँ, प्रोटीन। भाई प्रोटीन क्यों चाहिए हमारे शरीर को, चाहिए है ना, चाहिए। क्या चाहिए भाई, प्रोटीन। क्यों, क्योंकि इसका कार्य होता है त्वचा, रक्त यानी कि ब्लड, लहू जिसको हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं, लहू जिसको कहा जाता है, त्वचा, रक्त, मांसपेशियां एवं हड्डियों का विकास करता है, डेवलप करता है। कौन करता है भाई, ये प्रोटीन करता है। प्रोटीन त्वचा का विकास करता है, रक्त का विकास करता है, मांसपेशियों, ये हमारा मांसपेशियां का विकास करता है, हड्डियां मजबूत करता है, उसका विकास करता है, डेवलप करता है ये प्रोटीन। क्या ज़रूरी है कि नहीं ये खाना, एकदम ज़रूरी है सर। तब तो मैं आज से ही खूब खाऊंगा। नरे ज़्यादा मत खाना, ज़्यादा दिक्कत भी हो जाएगा। भाई स्रोत इसके क्या है, मछली है, अंडा है, दूध है, मांस है, अनेक प्रकार के जो दाल का सेवन करते, घर में लगता भी है दाल खाने के चलते, है कि नहीं। अरे दाल खा ले, नालायक, नहीं खाता भाई, नहीं खाने का मम्मी नहीं खाने का मन करता, अरे खा लो बेटा, नालायक, खा लो, नहीं खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग तो खाते हैं भाई। चलिए देखिए, आप भी आज से खाइए, है कि नहीं, दाल खाना चाहिए। मछली है, अंडा है, दूध है। अच्छा, दूध में प्रोटीन मिलती है भाई, दूध से प्रोटीन मिलता है, अंडा से प्रोटीन मिलता है। इसका मतलब अंडा खाते नहीं रहना, है कि नहीं। अब अंडा का 2 भाग है उसके अंदर, एक पीला वाला भाग, दूसरा सफ़ेद वाला भाग। तो हम सफ़ेद खाएंगे तो हमें प्रोटीन मिलेगा। तो भाई जो पीला भाग है जो लड्डू के जैसा होता है उसको खाएंगे तो क्या मिलेगा, तो उसको खाएंगे तो ये मिलेगा भाई, वसा मिलेगा, तो गर्मी आएगी। इसीलिए ठंडा के दिन में जब हम अंडा खाते हैं तो शरीर में गर्मी आता है कि नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसका कार्य त्वचा, रक्त, मांसपेशी एवं हड्डियों का विकास करना, ये इसका स्रोत। मछली, अंडा, दूध, मांस, दाल और अन्य प्रकार की दाल को खाओ, हमारे शरीर में प्रोटीन होगा। चलिए नंबर 4 की बात करते हैं। विटामिन। बात आती है विटामिन की, है कि नहीं, विटामिन की बात आती है। तो ये विटामिन भाई क्या करता है हमारे शरीर को, ये विटामिन हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा को स्वस्थ रखता है। क्या रखता है, स्वस्थ रखता है भाई, ये हेल्थ रखता है शरीर को, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ इसमें जो है
इसको स्वस्थ रखने का काम करता है, मांसपेशी को स्वस्थ बनाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है। इसके स्रोत क्या है भाई, क्या खाएं कि हमें मिले कौन सी भाई, विटामिन, है कि नहीं है। तो भाई तुम विटामिन जो है ये जो खाओगे ना, इसके विटामिन को खाओगे तो तुमको विटामिन खाने के लिए हरी सब्जियां खाना पड़ेगा, फल खाना पड़ेगा, तब जाकर तुमको विटामिन की भरपाई होगी शरीर के अंदर, है कि नहीं है। अब बात करते हैं खनिज लवण की। भाई खनिज लवण का मतलब भाई खाना में नमक डालते हैं कि नहीं डालते, वो हमारा खनिज लवण है कि नहीं है। पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, ये सब जल में घुल जाता है, फिर उसका सेवन करते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो वो उसका जो है वो हमारा स्रोत हो गया भाई, वहाँ से मिल जाती है। अच्छा, इसके कार्य क्या है भाई, करता क्या है खनिज लवण, शरीर की क्रियाशीलता को बनाए रखता है, शरीर हमारा काम करते रहता है कि नहीं है। जी हाँ, हम जल्दी आलस नहीं पड़ते। अच्छा, एक चीज़ और हम मिस्टेक किए वसा के बारे में। भाई वसा कहाँ से मिलती है भाई, वसा मिलती है तेल वाले सामान खाने से, इसलिए ज़्यादा हमको चर्बी की मात्रा नहीं करनी चाहिए भाई, ज़्यादा तेल वाला सामान छनुआ नहीं खाना चाहिए, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वसा अगर शरीर में वसा की कमी हो गई फिर भी प्रॉब्लम, अधिक हो गई फिर भी प्रॉब्लम। बात समझ रहे हैं आप, समझने का प्रयास कीजिएगा। भाई वसा की ज़रूरत हमारे बॉडी को है, एकदम है, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा नहीं है भाई, खाना ज़रूरी है। ज़्यादा हुड़ लेंगे तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा दिक्कत भाई, बहुत दिक्कत होगा। हर चीज़ का एक लेवल होता है कि नहीं, उस लेवल को आप क्रॉस कीजिएगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। चलिए, तो मतलब कम हो गया तो शरीर कमज़ोर, शरीर क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो गया भाई, शरीर आलस पड़ जाएगा, है कि नहीं है। मतलब एकदम दूसरे भकुआल की तरह रहेंगे, मतलब कोई भी काम करने उन्हें मन नहीं लगेगा, लड़बता के तरह बउआते रहते, है कि नहीं। अच्छा, इसके अगर ज़्यादा मात्रा हो गई भाई, वसा की ज़्यादा मात्रा हो गई तो इससे हमको पाचन में दिक्कत, भाई खाना का पाचन नहीं होगा। दूसरा, मधुमेह यानी कि डायबिटीज जिसको बोलते हैं, ये बीमारी होने का चांसेस बन जाता है। मधुमेह बीमारी यानी कि डायबिटीज हो जाएगी। तो भैया जी, वसा का मतलब ये नहीं कि आप हुड़ते जाएं, नहीं, कमी भी नहीं होना चाहिए और अधिकता भी नहीं होना चाहिए। अगर कमी हुई शरीर क्या हो जाएगा, कमज़ोर, ज़्यादा हुआ पाचन में दिक्कत, डायबिटीज़ में प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा भी इसके बाद और एक छोटा सा टॉपिक, मात्र 2-3 मिनट में हम इसको ख़त्म कर देते हैं। देखते हैं कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं, है कि नहीं, और उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। उसके बाद जो है आज की क्लास इतना ही पर रोक दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं पोषण की आवश्यकता, यानी कि सजीव जब पोषण करते हैं तो पोषण करने से उनको क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदा मिलती है। जी हाँ, ध्यान देंगे इधर। पहला नंबर, यानी कि पोषण की आवश्यकता में बोल सकते हैं नंबर 1, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। भाई हम खाना खाएंगे, पोषण करेंगे। मैं आपके साथ जो इतने देर से लगभग बातें कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है भाई, पोषण का। मैंने खाना खाया है, ऊर्जा मिली, तभी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, है कि नहीं है। चलिए नंबर 2, शरीर में वृद्धि के लिए। भाई शरीर को ऊर्जा चाहिए, इसको वृद्धि चाहिए, वृद्धि समझ रहे हो, ग्रोथ जिसको बोलते हैं। भाई हमको बढ़ना भी तो है। नंबर 3, शरीर में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए। शरीर में जो हमारा शरीर है कि नहीं, हमारे शरीर की कोशिकाएं मर जाती है तो भाई उनको मरम्मत होना ज़रूरी है कि नहीं। मेरे पास, आपके पास घर में गाड़ी होगा, साइकिल होगा, मोबाइल होगा, ख़राब हो जाती है तो क्या फेंक देते हैं, नहीं, उसको मरम्मत करवाते हैं, रिपेयर जिसको बोलते हैं। तो शरीर को रिपेयरिंग की आवश्यकता है कि नहीं है। हड्डी टूट जाएगा तो इसको जोड़ने की आवश्यकता है कि नहीं है। भाई तो कैसे जुड़ेगा, खाना खाएंगे, पोषण होगा तभी तो जुड़ पाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शरीर में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए नंबर 4, चलिए नंबर 4 में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों से रक्षा करने के लिए। प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर, हमारा पोषण हमें इम्यूनिटी पावर देता है, हमें रोगों से रक्षा करने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, तभी जाकर हम रोगों से लड़ पाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। बात समझिए, आप भी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी बहुत अत्यधिक है, आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई में ईमानदारी बरतें और 2024 में जो आपका परीक्षा होने वाला है मैट्रिक बोर्ड का, उसमें आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें और
मेरे साथ जुड़कर इस राजा ऑनलाइन क्लासेज जो आपके बीच जो हाजिर है उसको आप पढ़ते रहे, इसकी क्लास को करते रहे, है कि नहीं। राजा ऑनलाइन क्लासेज जो आप इसके साथ जुड़ चुके हैं भाई, इसको जो है आप प्रोग्रेस कराएं, है कि नहीं। आप बेहतर से बेहतर तैयारी करें और 2024 में अच्छा मकाम हासिल करें। चलिए नंबर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पोषण के प्रकार। भाई जीवों में पोषण 2 तरह से होते हैं। जीवों में, इस दुनिया में बहुत सारे जीव हैं, तो उसको खाने का तरीका जो है ना वो 2 तरह से होता है। अब समझते हैं कि हम लोग वो 2 तरह क्या है वो। तो देखिए वह 2 तरह में पहला है स्वपोषण, पहला स्वपोषण और दूसरा क्या है, परपोषण। पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। हम इसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और परपोषण को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जी हाँ, देखिए जरा गौर से, स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक, यानी यहाँ पर आप जो देख रहे हैं शब्द ऑटोट्रॉफ, इन शब्द को ब्रेक कीजिए, आप तोड़िए तो 2 पार्ट में टूटेगा ये। एक तरफ ऑटो, दूसरा तरफ ट्रॉफ। ऑटो का मतलब स्वतः, ट्रॉफ का मतलब पोषण। ऑटो का मतलब सेल्फ मतलब खुद से, और ट्रॉफ का मतलब पोषण, यानी कि जो स्वतः पोषण, खुद से पोषण करता है, खुद से खाना का संश्लेषण, भोजन का संश्लेषण करता है, उसे हम स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। जी हाँ, इस प्रकार के पोषण में जीव, यानी स्वपोषण में क्या कहेंगे, इस प्रकार के पोषण में जीव है ना, दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन खुद संश्लेषण करते हैं, स्वयं संश्लेषण करते हैं। उस पोषण की विधि को हम स्वपोषण कहते हैं। और इसमें, यानी इस विधि के द्वारा जो पोषण करता है उस जीव को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। तो देखिए जरा इसमें एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे में हरे पेड़ पौधे। क्या है, हरे पेड़ पौधे। जी हाँ, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह स्वपोषण करते हैं, यानी कि वह स्वपोषी होते हैं। हम पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में कि पौधों में पोषण कैसे होता है। जी हाँ बच्चे, हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, सारा का सारा टॉपिक खोज कर ढूंढ कर, है कि नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा और आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा, और आपको बेहतर से बेहतर तैयारी पूरे बिहार के बच्चों को कराने वाला हूं मैं। ये मैंने प्रण लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वपोषण यानी कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीवों पर न रहकर बल्कि खुद से अपना भोजन का संश्लेषण करते हैं। उस जीव को हम स्वपोषी जीव, और इस स्वपोषी जीव के अंतर्गत जो पोषण आते हैं उसे हम स्वपोषण कहते हैं। हरे पेड़ पौधे इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। तो सभी हरे पेड़ पौधे उदाहरण हो गए। चलिए नंबर 2 की ओर चलते हैं। परपोषण, एक स्वपोषण, दूसरा परपोषण। जी, पेड़ पौधे तो स्वपोषी हो गए, और हम लोग क्या है, भिखमंगा। हम लोग छीन के खाते हैं भोजन, पेड़ पौधों से छीनते हैं। क्या कभी आपने कभी ऐसा किया है, भाई हरे पेड़ पौधे तुम इतने अच्छे ऑक्सीजन देते हो, चलो जरा मैं तुझे एक टाइम का खाना खिला दूं जाकर मुंबई के ताज होटल में। क्या आपने ऐसा किया? क्या आप अपने घर के किचन रूम से चावल दाल चटनी अचार लाकर आपने क्या पेड़ के पास गया लेकर कि भाई साहब तुम बहुत धूप में रहते हो, है कि नहीं, हरे हरे दिखते हो, कितने अच्छे, तुम्हारे पास जाते हैं तो हवाएं ठंडी ठंडी चलती है, जरा मेरे साथ चलो ना, खा लो, या लो खा लो, थोड़ा सा रोटी खा लो, चावल खा लो, थोड़ा पनीर खा लो, मेरे घर में आज चिकन बिरयानी बनाया, जरा खा लो। ऐसा आपने कहा? ऐसा आपने किया? नहीं किया। वो नहीं करता, बल्कि हम लोग उसका भोजन छीन कर खाते हैं। हम लोग परपोषी हो गए और पेड़ पौधे स्वपोषी हो गए। तो परपोषण में पोषण की वह विधि जिसमें जीव स्वयं भोजन संश्लेषित ना करके बल्कि अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं। जैसे कि मानव, अमरबेल का एक पेड़ होता है,
ये पौधा है, ठीक है ना। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। मानव हो गया, अमरबेल, जानवर, कीड़े मकोड़े, ईटीसी, यहाँ पर ईटीसी लगा दीजिएगा आप, है कि नहीं है। तो ये एक्सेट्रा यानी कि आदि और भी बहुत सारे हैं जो परपोषण में आते हैं, यानी इनको कहा जाता है हेटेरोट्रॉप्स। आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो हेटेरो का मतलब होता है पर, दूसरे पर, और ट्रॉफिक का मतलब अभी समझाएं, ट्रॉफ का मतलब पोषण, जो दूसरों पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जीवन का यापन करते हैं, उस पोषण को हम पर पोषण कहते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। आपके लिए ये मज़ेदार क्वेश्चन 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में देखने को मिल जाए, फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग में दिख जाए। क्या है क्वेश्चन? स्वपोषण एवं परपोषण में मूल अंतर क्या है, मुख्य अंतर क्या है? आपको इसका जवाब ढूंढना है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। आप लिख कर देंगे, मैं आपके इस सवाल का जवाब का इंतज़ार करूंगा और फिर एक नए वीडियो के लिए आप तैयार रहें। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के बारे में चर्चा होगी, अलग अलग जीव आएंगे इसके अंतर्गत। तो फिर हम आपके साथ नए वीडियो के साथ मिलेंगे और आप इतने देर से मेरे साथ बनकर देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, राजा ऑनलाइन क्लासेस को, और हो सके तो जहाँ तक हो सके आप इन चैनल के लिंक को प्रोवाइड कराएं, दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, आपका भी कल्याण हो जाए। मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड में आप 4 चांद लगा दे। फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।